Hello everyone, good morning and welcome to Ajank IAS Academy. ये एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो है। इसके अंदर हम द हिंदू का एक एडिटोरियल है, उसको एनालाइज करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो इट इज मेड फ्रॉम एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज्वाइन इन क्विक, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द डेली अपडेट्स। ये वीडियो जो है ये डेली मॉर्निंग 8 AM में अपलोड होता है, दैट इज एट 8 AM इन मॉर्निंग यू गेट द वीडियो on Ujjank IAS Academy YouTube channel, and this video is available from Monday to Saturday in a week. So सबसे पहले before we begin on our editorial, Ujjank IAS Academy पे करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मेरा एक कोर्स है which began on 25th of May, जो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। So for those who want to take the course for current affairs के लिए जिन्हें कोर्स चाहिए वो लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं and they can access to the course via that. Now, before we begin, as we always see, सबसे पहले हम देखेंगे कि extract कौन सा है, what is the extract that we are dealing with over here. So it's time for universal basic income program in India. तो आज का जो एडिटोरियल है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से यूनिवर्सल बेसिक इनकम? इसका मतलब है कि एक certain amount जो हर employed person को दिया जाए। So any person who is at the age, they receive the amount, that is the universal basic income, that is the minimum amount of income that a person should get. एक इंसान को कितनी income, एक basic income दी जाएगी, and this usually is coming up, ये एक idea के form में evolve हो रहा है because काफी सारी jobs lose हुई हैं, there's a huge range of unemployment right now which we are seeing. इस टाइम पे काफी सारा unemployment देख रहे हैं, तो due to that ये एक कंसिडरेशन का पॉइंट है कि गवर्नमेंट को यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू कर देना चाहिए। एंड करंटली the fiscal cost of the universal basic income is at 7,620, will be 75% universality, यानी कि जितना अगर ऑल ओवर इंडिया देखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया अगर 75% लोग एप्लीकेबल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे और वो इनकम है 7,620, देन ये एक्सचेकर को कितना कॉस्ट करेगा? 4.9% ऑफ द जीडीपी। दिस इज एन एस्टिमेशन प्रपोज्ड। सो इससे क्या होगा? It also led to the targeted household income increasing by almost 40,000 per annum. 40,000 per annum का एक annual increase भी हम experience कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ से जब हमने 7,620 की बात कही, यहाँ से आपको पता लग गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो अभी इंडिया कंसिडर कर रहा है, that is at this range, and this is just a pointer. ये एक पॉइंटर है, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, लेकिन एक आइडिया के तौर पे ये इवॉल्व हो रहा है, इट इज ग्रोइंग। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें और उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये गवर्नेंस सेक्शन से इम्पोर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर करंट इवेंट्स, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, करंट इवेंट्स, इंडियन गवर्नेंस एंड मेन्स में भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एंड इंडियन। तो यहाँ से ये रेलेवेंट है हमारे लिए। एंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से? हमारे लिए पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक्सट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो अच्छा बुरा सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसमें। तो शुरू करते हैं, हमारे डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इन न्यूज? न्यूज के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इट इज टू डील विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, unemployment and poverty created by COVID-19 pandemic. Many advocate universal basic income program to be a solution. COVID-19 महामारी द्वारा बनाई गई आर्थिक असमानता, क्योंकि rich are at the richer position whereas poor वो और poor होते जा रहे हैं because of the second reason, that is unemployment, और तीसरी चीज poverty।
तो बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, आर्थिक असमानता उससे बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए कई अधिवक्त यूनिवर्सल बेसिक इनकम कार्यक्रम को एक हल के तौर पे देखते हैं, या दे सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन अ पॉजिटिव नोट। एक अच्छे तरीके से निकलने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम को कंसिडर किया जा रहा है। तो अब कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए कैसे आ सकता है, हाउ कैन द क्वेश्चन इन मेंस बी फ्रेम्ड, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम can be advocated for implementation in India on what grounds? किस बेसिस पे हम यूबीआई को इंडिया के लिए कंसिडर करें या इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर हम किन बेसिस पे उसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक पॉसिबल फॉर्मेट होता है पूछने का। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंडिया के पास ये आइडिया आ रहा है तो किसी और कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया है क्या, वो सक्सेसफुल रहा है, तो ये चीजें हम पहले कंसिडर करते हैं कि कहीं पे अगर इम्प्लीमेंट हो रखा हो तो एक आइडिया मिल जाए हमें भी कि हमें आगे किस तरह से चलना है। तो फिनलैंड के अंदर ये है, जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 तक यूबीआई फिनलैंड में रहा था, एंड 2000 अनएम्प्लॉयड पीपल, 2000 लोग जो बेरोजगार थे, उन्हें 560 यूरोज अ मंथ दिया गया था। इसके अलावा कनाडा में भी ये हुआ है, केनिया में भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हुआ है। ठीक है, बाकी कंट्रीज जो है ये एक्सपेरिमेंट रन कर रही हैं, जैसे कि स्पेन में बार्सिलोना हैज टेस्टेड अनकंडीशनल कैश पेमेंट्स। नेदरलैंड्स में कुछ सिटीज हैं जहां पे ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने रिजेक्ट कर दिया है ये बेसिक इनकम प्लान 2016 में। तो काफी जगहों पे सक्सेसफुल है, काफी जगहों पे चल रहा है, काफी जगह पे रिजेक्ट हो चुका है। तो हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, और इस प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर आप लोगों के पास पता है आप लोगों को कौन सी कंट्री देखनी है, फिनलैंड, कनाडा, केन्या, यूएसए, स्पेन, नेदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड। These are the points for you to consider, या countries for consideration. सिचुएशन एनालिसिस, एक बार इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई है हमें ये सिचुएशन लाने की। तो इस कोविड-19 से डील करने के लिए, टू डील विद कोविड-19 पैंडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। तो विश्व भर में या दुनिया भर में कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये दो चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट की जा रही है। और इससे क्या चीज इफेक्ट हो रही है, इससे चीज इफेक्ट हो रही है वो है इनकम, बिजनेस, ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एंड की वजह से लोग कम बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना है, अननेसेसरी या नॉन एसेंशियल्स के प्रोडक्शन वगैरह को थोड़ा सा हिंडर किया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से लाइफ हैज कम टू अ हॉल्ट, और इसी हॉल्ट को देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने ये करंट इकोनॉमिक क्राइसिस को ग्रेट डिप्रेशन के साथ कंपेयर किया है, और उससे ज्यादा एस्टिमेट है। तो आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रेट डिप्रेशन 1929 से अधिक होने के लिए वर्तमान आर्थिक संकट को रखा है। Approximately 90% of India's workforce is in the informal sector without minimum wages or social security. लगभग 90% जो है भारत की मजदूर लोग जो है या वर्कफोर्स है, वो अनौपचारिक क्षेत्र में है। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी एमएसएमई सेक्टर, जिसका कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, कोई इतना अच्छा रिटर्न नहीं है कि हम एक फिक्स्ड मान के चले कि हम आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर वर्कफोर्स है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में है, इनफॉर्मल सेक्टर में, कोल माइंस हो गए, शॉप्स हो गए, ये सारी चीजें आती है इनफॉर्मल सेक्टर में, और यहाँ पे 90% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स है। 90% भारत की जो मजदूर हैं वो इस फील्ड के अंदर। तो दैट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट
ये तो राइज पे रहा ही है, बेरोजगारी तो रही ही है भारत में, काफी टाइम से वी आर विटनेसिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो इन चीजों की वजह से दिस क्राइटेरिया इज बीइंग प्रपोज्ड। किस किस कंट्री ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, तो ये आपने पिछले स्लाइड में देखा है, देयर वेरियस कंट्रीज लाइक केन्या, ब्राजील, फिनलैंड, स्पेन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज हैं जो इसे इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं और इसके सपोर्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंधे में तीर मार रहे हैं, नहीं, इसके सपोर्टर्स भी हैं। तो अगर आइडिया के बारे में अगर बात करें, देयर आर सपोर्टर्स ऑफ इट, जैसे कि पीटर डायमंड एंड क्रिस्टोफर पिसारिस, दोनों इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर हैं। मार्क जकरबर्ग कौन नहीं जानता, ही इज अ टेक लीडर, अ सोशल मीडिया जायंट, एंड इलॉन मस्क। ये कुछ सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। तो ये कुछ समर्थक हैं हमारे पास। अ सोल्यूशन दैट कुड मिटिगेट या लेसन, मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, कम होना किसी चीज को या कम करना। तो मिटिगेट द लूमिंग क्राइसिस, जो क्राइसिस बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए सोल्यूशन के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इट इज बीइंग सीन एज अ सोल्यूशन फॉर द लूमिंग क्राइसिस कॉज्ड बाय ड्विंडलिंग या रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे रोजगार की कमी होती जा रही है, वैसे वैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक शेल्टर की तरह वर्क कर सकता है इस बढ़ते क्राइसिस में, थोड़ा सा राहत देने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए। एंड ये एक पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल की तरह भी देखा जा सकता है ना। पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल का मतलब क्या है कि इसे जो बहुत ज्यादा गरीबी है उसे कम करने के लिए, गरीबी प्रभावी गरीबी उन्मूलन उपकरण के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है ना। आइडिया क्या है इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? द आइडिया इज राइट टू अ बेसिक इनकम टू कवर हिज नीड्स जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन। की एक सिटीजन है उसी तौर पे उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। एक इंसान की जो बेसिक नीड्स है, एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, वो चीज पूरी हो जाए। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। ये एक आइडिया है जिसकी वजह से दीज थिंग्स आर बीइंग पुट फॉरवर्ड। और ये आइडिया ऐसा नहीं है कि नया नया उभरा है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2016-17 उसके अंदर भी इसके बारे में बात कही गई थी। इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है, उसके अंदर प्रपोजल्स दिए जाते हैं फॉर रिकवरिंग ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, एंड वन ऑफ दोस सिचुएशंस वाज पॉवर्टी। उससे रिकवर करने के लिए यूबीआई कंसिडर किया जा रहा था। मूविंग फॉरवर्ड, कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं या घटक क्या हैं इसके? तो 5 कंपोनेंट्स हैं, ये 5 घटक हैं। पहली बात यूनिवर्सैलिटी, सबको समानता मिलेगी इसके अंदर। पीरियोडिक, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार पूरे साल के 40,000 रुपए आपको एक साथ दे दिए, नहीं, पार्ट्स में मिलेगा। तो जिससे कि मंथली नीड्स पूरी होती रहे। ऐसा नहीं है कि साथ में चल जाए तो किसी ने घर खरीदने में लगा दिए बाकी पूरे साल भूखे बैठे, नहीं। पीरियोडिक, जिससे कि टाइम टू टाइम इंसान अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। पेमेंट टू इंडिविजुअल, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आप समझ सकते हैं, एक तरह से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सीधा उस पर्सन को दिया जाए अमाउंट, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। पेमेंट्स इन कैश, यानी कि कोई वाउचर नहीं हो, नो वाउचर फैसिलिटी कि वाउचर दे दिए खाने वाने के, नहीं। कैश में पेमेंट या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है, यानी सीधा अमाउंट जाएगा, सामान नहीं जाए, अमाउंट। जैसे अभी क्या हो रहा है कि सामान प्रोवाइड किया जाए, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, नहीं, कैश में अमाउंट दिया जाए, अलग अलग तरीके से नहीं। अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं कि पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं हो जॉब को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, दैट इज अनकंडीशनल। तो कोई प्री कंडीशन या पहले से शर्त नहीं हो। तो क्या 5 घटक कौन से हैं? सार्वभौमिकता, आवधिक, व्यक्तियों का भुगतान, नकद में भुगतान और बिना किसी शर्त।
नाउ इसका फायदा और क्या है, एक पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प कर सकता है, गरीबी को कम, समाज में गरीबी को कम करने के लिए, और इनकम इनइक्वालिटी, रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर, जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, गरीब है जो सॉरी गरीब है जो गरीब हो रहे हैं, उस चीज को कम करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए ये एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है। सिक्योर्ड इनकम दी जाए इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को सुरक्षित आय प्रदान की जाए अमाउंट की, हाँ इतना तो मिलेगा ही बंदे को, तो एक सिक्योर्ड इनकम हो। इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ एवरी पुअर, हर गरीब की क्रय शक्ति बढ़ाना, क्या होगा उससे, उससे डिमांड बढ़ेगी। अगर परचेजिंग किसी पर्सन को 7,000 रुपए दिए तो वो कुछ खरीदेगा उससे, यानी कि किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तब फिर वो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड बढ़ाने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, यानी लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तभी तो लोग खर्च करेंगे, तो लोगों को खर्च कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, एक परचेजिंग पावर देना। एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, इतना ज्यादा नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, हमने कोई कंडीशन नहीं रखी तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर्म फिलिंग का कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होगा। Now, next which we have over here is going to be issues. Now, हमने पॉजिटिव साइड देख लिए, इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे वर्क करेगा, क्या चीज है ये हमने देख लिया, लेकिन नेगेटिविटीज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती है। पहली बात, पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक अभाव है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, अभी अभी बताया कि 4.9% ऑफ जीडीपी इज द एस्टिमेशन, अंदाजा है कि 4.9% ऑफ जीडीपी लिया जाएगा इफ इनकम इज 7,620 रुपीज, 7,620 रुपए अगर देते हैं तो जीडीपी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 4.9% ऑफ द जीडीपी, और इसमें सिर्फ 75% यूनिवर्सैलिटी है, तो एक्सचेकर पे जोर पड़ेगा, और इसी वजह से राजनीतिक अभाव है, ये इसमें देखने को मिल रहा है। नाउ एग्जिस्टिंग सब्सिडीज बंद करनी पड़ेंगी, या एग्जिस्टिंग मौजूदा सब्सिडी जो है वो कम करनी पड़ेंगी, चाहे वो हेल्थ के फॉर्म में हो, खाने के फॉर्म में हो, एलपीजी सिलेंडर्स के फॉर्म में, बहुत सारी सब्सिडीज अभी करंटली दी जा रही हैं, तो वो सारी सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पैसे हम रिलीज कर पाएंगे। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, अब मिनिमम 7,000 हो गया तो वो बोलेंगे नहीं हमें 8,000 दो, अब मिनिमम है ये तो, एंड साथ ही साथ काम नहीं करेंगे, हो सकता है बोल दें कि नहीं करना हमें काम, अब वी आर गेटिंग द मनी, हम क्यों काम करें, सो डिनायल ऑफ वर्क, काम नहीं करने का एक डर है, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, अधिक मांग और काम से इनकार, मांग कम है, मांग ज्यादा है और काम कम है, तो उसके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स है, अब इससे हमें फायदा और नुकसान हमने देखने को मिला है, और ये सारे फायदे और नुकसान है जो आपके एसे राइटिंग या आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं। तो अगर कोई भी यूबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये पॉजिटिविटीज हैं और ये नेगेटिविटीज हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे इसका आंसर बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, वो है हिंदू की वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी सेगमेंट में 4 वर्ड्स हैं हमारे सामने, हम इन वर्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म वैसे तो होता है हल्का गर्म, हल्का गर्म पानी जो हम नहाने वगैरह में यूज करते हैं, बेबी वॉश को यूज करते हैं, तो वो होता है लुकवार्म, लेकिन उसके अलावा एक मीनिंग और है, और वो है शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म या इंटरेस्ट, उदासीन होना या बहुत एनर्जेटिक नहीं है, लथार्जिक है, आलसी है, तो उसे ल्यूकवार्म बोलते हैं। जैसे द फिल्म रिसीव्ड अ ल्यूकवार्म रिसेप्शन फ्रॉम क्रिटिक्स, यानी कि जो फिल्म क्रिटिक है उन्होंने इसे इसे इसमें कुछ खास ऐसे इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, तो थोड़ा सा लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है इसमें।
शेल्फ यानी कि पोस्टपोन, आगे के लिए बढ़ा देना है, टाल देना कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसे शेल्फ करना कहते हैं। जैसे कि द प्लान्स टू रीओपन द स्कूल हैव बीन शेल्फ्ड, स्कूल खोलने का जो प्लान है उसे टाल दिया गया है आगे, 1 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 4 दिन, 4 साल, कितना भी टाइम हो, लेकिन किसी चीज को पोस्टपोन करना या टालना उसे हम शेल्फ बोलते हैं। मिटिगेट यानी लेसन या रिड्यूस, कम करना, किसी भी चीज को कम करना इज मिटिगेट। The drainage systems have helped to mitigate this problem. इस मुसीबत को कम करने के लिए ड्रेनेज स्कीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो किसी चीज को कम करना मिटिगेट होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज एक्सैसरबेट, यानी कि और बुरा होना, खराब हो जाना, वर्स हो जाना, पहले तो खराब था ही उससे और खराब हो जाना। तो इफ यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन योर कंडीशन विल एक्सैसरबेट। इसका मतलब अगर तुमने अपनी मेडिकल कंडीशन या दवाइयों को टाइम से नहीं लिया तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो ऑलरेडी खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन उससे और खराब हो जाएगी, दैट इज एग्जैसरबेट। ये 4 वर्ड है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आज के वर्ड जो डेली यूज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है वो वर्ड है शेल्फ, ल्यूकवार्म एंड मिटिगेट। एग्जैसरबेट फिर भी थोड़ा सा कम यूज हो सकता है, लेकिन दीज थ्री आर द वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं तो दैट मीन्स यूज करना है, बिकॉज दैट इज हाउ यू लर्न थिंग्स। सीखने के लिए you'll have to create sentences and use it in your daily language.